हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि आपकी ये सीरीज चल रही थी जिसमें आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हमने 3 चीज़ों को लिया है, जिसमें पहला है आपका ट्रांसलेशन, दूसरा है आपका ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो तीनों को मिला के हमारे कितने होते हैं? 28 मार्क्स होते हैं, जिनको आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि आप हमारी सीरीज को पूरा देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चल रहा है आपका ट्रांसलेशन। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन, जिसमें हम आपको सिखाएंगे हिंदी से अंग्रेजी किस तरह से बना सकते हैं। तो आपका जो टेंस का पोर्शन था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब टेंस में आपका कुछ भी नहीं बचा है। हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और आपके जो आफ्टर, बिफोर वाले थे वो भी समाप्त कर दिए। सिंपल वाले थे उनको भी समाप्त कर दिया। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका चौथा पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद फिर जो भी आपके यूज़ हैं वो सब हम आपको बारी बारी से कराते जाएंगे, ताकि जब ही आपके यूज खत्म हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप स्टोरी को बना सकते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 10 मार्क्स की आती है। वैसे भी अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट का जो पूरा कोर्स होता है वो स्टोरी पर ही डिपेंड होता है, क्योंकि हर चीज़ लॉन्ग टाइम में आती है, क्वेश्चन भी लॉन्ग आते हैं, एक्सप्लेनेशन बड़ा होता है, सेंट्रल आइडिया भी काफ़ी बड़ा होता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ट्रांसलेशन बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं सीखेंगे कोई चीज़ आपकी समझ में ठीक प्रकार से नहीं आएगी। इसलिए आपको इस सीरीज़ को डेली देखना है, जो भी वीडियोस में प्रोवाइड होती है, ठीक है ना। तो इसको आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि यदि आप इसको मिस कर देते हो आप लॉस में जा सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करोगे? वीडियो को डेली देखोगे। और आज की वीडियो को हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड यूज़ ऑफ दिस दैट और यूज़ ऑफ दिस दोज। तो इन तीनों पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हम 3-4 के हिसाब से जितने भी यूजेज हैं हमारे, केवल 39 यूजेज हैं हमारे, तो उनको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करा के और फिर हम आपको बताएंगे कि स्टोरी किस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको सभी प्रकार की स्टोरी डिस्कस करेंगे। पहले हम इजी वाली बताएंगे कि एक सरल स्टोरी कैसे बनाते हैं, फिर उसी टाइप से फिर थोड़ा हार्ड और इस तरह से फिर वो स्टोरी आ जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, और आप पूरी तरह से अपने इस मिशन में सफल हो जाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे स्टोरी के रूल हैं, जिसमें हमने पहला पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट आप कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा पॉइंट है आपका यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कैसे क्या होता है इसको, और फिर इसके बाद होगा आपका दिस या डेट का प्रयोग कब करते हैं। 6 पर है आपका दिस दोज। तो इनको हम आज डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो बात आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? यानी कि जो भी वाक्य होते हैं, जो भी हमारे वाक्य होते हैं, जैसे राम घर जा रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है, दीपक चाय पी रहा है, तो कह सकते हैं कि वाक्य की रचना जिन शब्दों से मिलकर की जाती है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी एक जो वाक्य होता है और उसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि अब एक मनुष्य से बनाना है तो हाथ भी चाहिए, पैर भी चाहिए, मुंह भी चाहिए, नाक भी चाहिए, और जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो एक बॉडी मिलकर तैयार हो जाती है। इसी प्रकार जब एक वाक्य की हम रचना करते हैं, जब एक वाक्य को हम बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए जिस मटेरियल की आवश्यकता होती है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जब तक ये 8 चीज़ें मिलकर नहीं एक साथ होंगी एक वाक्य नहीं बन सकता है। हो सकता है इसमें एक चीज़ मिस हो जाए, कम हो जाए, बट बनेगी इसी के संयोग से। तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों से मिलकर वाक्य की रचना की जाती है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो एक बार इनके नाम को भी देख लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि जिनसे मिलकर वाक्य की रचना की जाती है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि मैं एक वाक्य लिखता हूँ और आपको समझाऊंगा। देखिए, तो पहले इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको लिख देते हैं। फर्स्ट, ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के
होते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं हमारे, 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यानी कि इन 8 चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं हमारे? 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये 8 होती क्या क्या हैं, तो वो भी हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले एक वाक्य को देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि राम इज डूइंग दिस वर्क। तो मैंने एक वाक्य लिखा है राम इज डूइंग दिस वर्क, है ना। अब बात आती है, और लिख देते हैं इन द हाउस, और बड़ा हो जाएगा ये तो, है ना, टुडे कह सकते हैं। तो बाकी कोई लिमिट नहीं होती है, जितना चाहे बड़ा खींच लो, ठीक है। अब बात आती है ये जो वाक्य हमारा बना है, तो ये इसमें बहुत सारे वर्ड आए हैं हमारे, आए नहीं आए हैं। तो इस वाक्य की रचना जिनसे मिलकर हुई है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। देखिए राम क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। इज क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। तो देखो नाउन भी है, वर्ब भी है। और अगर हम यहाँ पर राम की जगह क्या लगा दें? ही लगा दें, तो ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ही भी आ जाता है वाक्य में। अब क्या रह गया? अब एडजेक्टिव आता है ना। तो एडजेक्टिव जैसे कि आपका गुड है, बैड है, ओल्ड है, न्यू है, जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि राजू इज ए गुड बॉय, है ना। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। और हम इसको और बढ़ा दें, जैसे हम कह दें कि राजू इज ए वेरी गुड बॉय, ठीक है। अब ये वेरी क्या हो गया? ये आपका हो गया आपका एडवर्ब हो गया। तो इनसे क्या हो रहा है? इनसे वाक्य की रचना हो रही है। देखो ये वाक्य भी तैयार हुआ, ये नाउन है आपका, पता चल रहा होगा आपको। और इसमें ये वेरी हो गया, ये आपका गुड हो गया एडजेक्टिव, ये बॉय हो गया नाउन, इज हो गया आपका वर्ब। तो कोई भी चीज़ इससे अलग नहीं आती है, इन 8 से ही मिलके आपके वाक्य की रचना होती है, ठीक है ना। अब बात आती है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन भी आती है, आपको देखना होगा। द बुक ऑफ राम इज गुड। अब देखिए द बुक ऑफ राम इज गुड, तो देखो ऑफ क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। अब बात आती है कंजक्शन, तो हम कह सकते हैं देखो राम एंड मोहन आर प्लेइंग। तो देखो राम एंड मोहन ये क्या हो गया? ये कंजक्शन हो गया। यानी कि जो भी ये 8 चीजें हैं, वाक्य जब बनेगा तो बिना इनके नहीं बन सकता है, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए कि ये चीज होती क्या है। पहला था हमारा नाउन, हिंदी में बोलते हैं इसको हम संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा या फिर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। तो देखो राम हमारा किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। और संज्ञा पद समझ में आ गया। फिर है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? कि जिन शब्दों का प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं।
अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि यहाँ पर राम है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम ही भी लगा सकते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है कि जब एक वाक्य में कोई नाम आ गया, जब हम उस बात को दोबारा दोहराते हैं तो उस कंडीशन में हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ राम मोहन, हम कह सकते हैं कि मोहन इज डूइंग द वर्क। जैसे मैंने कहा मोहन इज डूइंग द मोहन काम कर रहा है, एंड ही इज प्लेइंग, और वह खेल रहा है। तो देखो अब ये ही शब्द जो आया किसके लिए आया, ये मोहन के लिए आया नहीं आया। तो हमने क्या किया कि मोहन को हम दोबारा ना लिखे, किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। आगे आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, विशेषण कहते हैं इसको। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि देखो अभी ये आया था, नहीं आया था बॉय, है ना, और बॉय हमारा क्या है, नाउन है, और इसके आगे क्या आ गया, गुड। तो गुड शब्द क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की, यानी कि अच्छा, कौन है अच्छा, लड़का। तो जब किसी नाउन की और प्रोनाउन विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। फिर आती है वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, क्रिया। कह सकते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको वर्ब कहते हैं। अब वर्ब के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे तो बहुत समय वेस्ट होगा, लेकिन हम ज़्यादा समय वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम आपको डिटेल में ही जो जानकारी जो मुख्य है वही देंगे आपको, ठीक है ना। तो वर्ब क्या होती है, जो किसी नाउन, जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे देखो डू मिस क्या होता है, करना होता है, और इज भी हमारी वर्ब है। तो ये क्या करती है, ये सेंटेंस को पूरा भी करती हैं। अगर इसमें से हम इज को हटा दें तो सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा, नहीं होगा हमारा। लेकिन हम कहें कि हम तो इसमें से टुडे को हटा देंगे तो पूरा हो जाएगा, घर को हटा देंगे तो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन इसको हटा देंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, जो किसी एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको एडवर्ब बोलते हैं। जैसा देखो हमने भी बताया था कि गुड माने ये हमारा एडजेक्टिव है गुड, और इसकी विशेषता को वेरी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। कि जो किसी वर्ब या फिर किसी विशेषता बताए, किसी एडजेक्टिव की बताता है तो वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। यानी कि जो इन दोनों की बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, और जो इन दोनों की बताएगा वो एडवर्ब होगा। इसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है कि जिन शब्दों के द्वारा दो नाउन का आपस में संबंध बताया जाए, दो नाउन को आपस में कोई संबंध बताया जाए तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, है ना। तो प्रीपोजिशन हम आपको बताइए, इसकी बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं आपकी। वैसे प्रीपोजिशन के भी 3 प्रकार होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज प्रीपोजिशन होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने ऑफ यहाँ बताया, जैसे ऑफ है आपका, और ऑन है, एट है, बाई है, टू है, फ्रॉम है, सिंस है। तो प्रीपोजिशन जो होती है वो भी बहुत सारी होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे, इसी के अंदर इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन को, क्योंकि ये आपके उसमें आगे आएगा। इसके बाद आता है आपका कंजक्शन। क्या होता है कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, संयोजक। क्या होता है, संयोजक। और संयोजक किसे बोलते हैं, जो दो वाक्यों या फिर दो शब्दों को जोड़ते हैं, वो शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़े उन्हें हम संयोजक कहते हैं, ठीक है ना। और ये आपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, क्योंकि हमने आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस जो पढ़ाया था उसमें जो भी वर्ड आए थे वो सब क्या थे, वो हमारे कंजक्शन थे। कंजक्शन आपके 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हमारे कंपाउंड बनते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से हमारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इस चीज़ को हम आपको पहले बता चुके हैं। जैसे कि बहुत सारे वर्ड होते हैं आपके, एंड है, बट है ना, और आपका डेट है, फिर आपका ये है ऑल्दो है, बिकॉज है। तो बहुत सारे कंजक्शन होते हैं
जिनको हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से जब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था तो इनको हमने क्लियर कर दिया था। इसके बाद इंटरजेक्शन आता है। इंटरजेक्शन विश्वबोधक शब्द होते हैं जो हमने आपको बताए थे, जैसे कि सेंटेंस पढ़ाए थे हमने आपको, तो उसमें एलास, ओह, आहा, है ना, ये जो शब्द होते हैं जिनसे आश्चर्य का भाव प्रकट होता है वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। उनको इंटरजेक्शन अव्यय बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको हमने आपको अभी शॉर्ट में समझाया ताकि आपकी समझ में इतना आ सके कि कोई पूछने बैठ जाता है कि हाँ इंग्लिश पढ़ी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप कहते हो कि जिन शब्दों से मिलकर वाक्य की रचना की जाती है उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं, नाम भी आप उनके बता सकते हो। और यदि वो डिफाइन करने के लिए कहे तो इतना तो कह ही सकते हो कि नाउन उसे कहते हैं जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो। प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हमने आपको डिटेल में थोड़ा सा सबके बारे में बता दिया है। यदि आपको और अच्छी तरह से पढ़ना है तो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। यदि हम इनको सबको अलग अलग डिफाइन करते तो काफ़ी समय वेस्ट होता। देखा जाए तो एक टॉपिक के लिए कम से कम 2 वीडियो प्रोवाइड होंगी और सब के लिए 2-2 मान लीजिए तो काफ़ी समय वेस्ट होगा, जबकि सिलेबस में इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं आता है। इसलिए हमने इसको आपकी जितनी हो सके उतनी आपको अपनी जानकारी इसकी दे दी, ठीक है ना। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका दिस दैट। क्या आता है, दिस दैट, ठीक है। और यदि कोई फिर भी आपको समस्या हो तो मैं इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर भी आपकी कोई कमेंट क्या बता सकते हैं तो हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ा भी देंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा यूज ऑफ दिस दैट, यानी कि दिस दैट का प्रयोग कब किया जाता है। प्रोनाउन समझ में आगे होंगे, नाउन भी आगे होंगे, यानी कुल मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अगला पॉइंट है आपका यूज ऑफ दिस दैट। क्या है, यूज ऑफ दिस या फिर दैट। तो दिस और दैट का कब प्रयोग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस का प्रयोग यह के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग वह के लिए करते हैं। ये सामान्य बात हो जाएगी। और है शब्द के लिए इज लगाते हैं और एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं। तो इतना ही कुछ है, लेकिन ये जो बात हमने कही है ये पूरी तरह से 100% सत्य नहीं है, क्योंकि बात आती है कि दिस का प्रयोग कब करते हैं। तो सामान्य बात के लिए हम यही कहते हैं कि यह के लिए और वह के लिए, लेकिन इसका कुछ नियम अलग होता है। ये कहेंगे वह के लिए करते हैं तो वह के लिए तो ही भी आती है आपकी, है ना, और डैट, फिर डैट कब लगाएंगे तो आपके दिमाग में ये उलझन पैदा हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ही माने भी वह होता है, दैट माने वह होता है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। तो इसलिए हम इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि वह का प्रयोग कब करते हैं और दैट का प्रयोग या दिस का प्रयोग कब करते हैं और दैट का प्रयोग कब करते हैं और ही का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। तो नोट में कुछ हम लिखवाएंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो देखिए कह सकते हैं कि दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए यह के अर्थ में किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग वह के अर्थ में दूर की वस्तुओं के लिए एक वचन में किया जाता है। इनके साथ
है, हूँ, हो, की अंग्रेजी, इनके साथ है, हूँ, हो की अंग्रेजी इज, था, थी, थे की अंग्रेजी वाज, तथा, होगा, होगी, होंगे की अंग्रेजी विल बी, का प्रयोग करते हैं। यदि नहीं शब्द आए तो दिस या दैट के बाद इज नॉट, वाज नॉट, विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। यदि क्या शब्द शुरू में आए तो इज, वाज, विल का प्रयोग शुरू में करते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये बात, अब आप इस बात को 2 बार पढ़ लोगे तो आप बहुत ही आसानी से वाक्यों को बना सकते हो और आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। यानी कि इसके पढ़ने के बाद यदि आपको रूल भी न लिखा जाए तो भी आप बहुत ही आसानी से वाक्य को बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक रूल तो इसका लिखवा ही देते हैं, तो रूल भी लिख लेते हैं इसका। तो पहले आएगा आपका दिस या फिर दैट, फिर इज, वाज, विल बी, ए या एन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अब इसमें देखो एक चीज़ बढ़ गई आपकी, क्या बढ़ गया? ए या एन, कि ए कब लगाएंगे, एन कब लगाएंगे। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैं इस बात को आपको सिंटैक्स जब पढ़ाया था मैंने तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो कॉमनली समझ लीजिए कि जब कोई वर्ड, जब कोई शब्द वॉवेल ए ई आई ओ यू की आवाज़ से शुरू हो तो एन लगाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। यानी कि जब कोई वर्ड ए ई आई यू की आवाज़ शुरू हो तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जैसे हमने कहा ओ आर ए एन जी ई, अब क्या आ रहा है? ओ, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? एन लगाएंगे। ठीक है ना। और ये आया यहाँ पर बॉय, तो क्या आ रहा है? बी, तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, मैंने दोनों बातें आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दी हैं। अब आप बहुत ही आसानी से किसी वाक्य को बना सकते हैं। तो इसका एक वाक्य और देख लेते हैं। कह सकते हैं कि यह एक घर है। अब हम देखेंगे यह एक घर है तो किसी को संकेत किया जाए ना कि यह एक घर है, किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है इसमें। तो अब मुझे बताइए कि चीज़ आपके पास है या दूर है? पास है, अभी तो हम यह का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह के लिए क्या लगा देते हैं? दिस लगा देते हैं। है की क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी। और एक की क्या आ जाएगी? ए, और घर की आ जाएगी आपकी हाउस।
और हम ये कहें कि यह एक घर नहीं है, यह कहें कि वह एक पेड़ नहीं है, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, नहीं बढ़ गया है ना, तो क्या करोगे? पेड़ नहीं होगा। ठीक है, वह एक पेड़ नहीं होगा। अब होगा आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसका होगा प्रयोग हो जा? हम आपको बता चुके हैं कि विल नॉट भी, शैल नॉट भी प्रयोग करेंगे, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? दैट। वह का मतलब दूर के लिए है ना, तो दैट विल नॉट बी ए ट्री। और इसका एक इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं कि क्या यह एक आम नहीं था। तो क्या शुरू में आएगा? तो क्या करेंगे? था के लिए क्या लगा देते हैं? वाज लगा देते हैं। तो वाज दिस नॉट ए मैंगो। और अंत में क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है। एक डबल का भी देख लेते हैं और एक इसका भी देख लेते हैं। वह एक चींटी क्यों है? ठीक है, तो वह एक चींटी क्यों है। अब ये डबल आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहीं शुरू में लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? वाई इज दैट एन, और चींटी क्या होती है? आंट। क्वेश्चन मार्क, वाई इज दैट एन आंट, वह एक चींटी क्यों है। तो देखो बहुत ही आसानी से इस प्रकार के वाक्यों को आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे खास बात क्या है कि ये जो हमने नोट लिखवाया है ये आपको अपने माइंड में बहुत अच्छी तरह से रखना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूं, इसके बाद जो अगला यूज है उसको बता दूं। ठीक है, ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद आता है आपका यूज ऑफ दीज दोज। हमने आपको बताया था कि हम एक साथ 3 या 4 यूजेस को कंप्लीट करेंगे जिससे कि आपका जो वर्क है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके। ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगला पॉइंट आता है आपका यूज ऑफ दीज या फिर दोज। दीज या दोज। तो जैसे दिस और दैट का प्रयोग समझाया था हमने, इसी प्रकार दीज या दोज का होता है। दिस दैट में सिंगुलर चीज को इंडिकेट किया जाता था, एक वचन को, और दीज या दोज में क्या है? बहुवचन को, यानी कि ज़्यादा चीज़ों को इंडिकेट किया जाता है। बस फर्क इतना है। और इसका भी अपना अर्थ होता है। दीज में से होता है ये और दोज में से होता है वो। जैसे दिस माने था यह और दैट माने था वह, ऐसे ही दीज में से होता है ये और दोज में से होता है वो। तो इसको भी एक नोट के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। दीज का प्रयोग बहुवचन में हाँ जी, दीज का प्रयोग बहुवचन में पास की वस्तुओं के लिए ये के अर्थ में किया जाता है, जबकि दोज का प्रयोग वो के अर्थ में दूर की वस्तुओं
के लिए किया जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि जब बहुवचन में पास की वस्तु होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे, और दूर की वस्तु होगी तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे, बट बहुवचन में करते हैं। इनके साथ है, हूं, हो की अंग्रेजी आर तथा था, थी, थे की अंग्रेजी वर तथा होगा, होगी, होंगे की अंग्रेजी विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि नई शब्द आएगा तो क्या करेंगे, आर नोट लगा देंगे, वर नोट लगा देंगे, विल नोट भी लगा देंगे। क्या शब्द शुरू में आ जाएगा तो क्या कहोगे, इन शब्दों को शुरू में लगा देंगे, यही है ना। और जब क्या क्यों कैसे बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, तो उन शब्दों के भी शुरू में लगा देंगे। बस यही करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इसका भी एक रूल देख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके। तो दीज, अच्छा इसमें एक खास बात को याद रखो, बता देंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट में हम ऐसा यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका पहले रूल लिख देते हैं, दीज या दोज आर वर्ब विल बी ऑब्जेक्ट प्लस एस या एस। हमने रूल में लिख दिया है इस चीज़ को ताकि आपकी समझ में आसानी से आ सके। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कह सकते हैं कि ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, तो ये के लिए क्या लगाते हैं, दीज, और है के लिए क्या लगाते हैं, आर, और किताब की क्या होती है, बुक। हमने आपको बताया था कि दीज के साथ क्या करते हैं, एस या एस लगाते हैं। भले ही भाव सिंगुलर का प्रतीत हो लेकिन फिर भी आपको ऑब्जेक्ट में एस या एस लगानी है। तो कह सकते हैं कि वो आम नहीं थे, तो वो के लिए क्या लगाएंगे, दोज, और था थी दिया है तो क्या करोगे, वर नॉट, तो दोज वर नॉट, और आम की होती है आपकी मैंगो, और हम इसमें भी यस लगाएंगे। ठीक है, एक इंट्रोगेटिव देख लेते हैं इसका। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि ये, सॉरी, क्या ये पेड़ नहीं होंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पीछे क्या आ रहा है, गागी के आ रहा है, तो क्या होगा, विल को शुरू में लगा देंगे, विल दीज नॉट, तो विल दीज नॉट ट्रीज, तो विल दीज नॉट बी ट्रीज। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इस तरह से आप दीज या दोज का प्रयोग भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे वाक्य अक्सर स्टोरी में आ जाते हैं, उस समय बड़ी समस्या होती है कि इनकी अंग्रेजी कैसे बनाएं। अब क्या लगाएं, इसके लिए कैसे लगाएं, आर लगाएं, वर लगाएं, विल भी लगाएं, या फिर दीज या दोज का प्रयोग कैसे करें। ठीक है ना, तो ऐसी समस्याएं अक्सर आ जाती हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक भी यूज़ हम आपका छोड़ेंगे नहीं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, तो हमने बताया था कि आज हम क्या करेंगे, आज हम इस 3 चीज़ को इसमें आप डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले आपको बताया था यूज़ ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर आपका यूज़ ऑफ दिस दैट, और फिर अगला था आपका यूज़ ऑफ दीज दोज। इस तरह से हमने आपके तीनों पॉइंटों के लिए कर दिया है और आपकी समझ में भी आ चुके होंगे। और नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो को 2 या 3 बार अच्छी तरह से देखोगे तो आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम समझाने के लिए बहुत ही ईजी एग्जाम्पल और सरल तरीके का प्रयोग करते हैं ताकि समझ में आ सके। मुख्य रूप से क्या है कि यदि आप इस नोट को 2 बार पढ़ लोगे तो आप बिना सेंटेंस के ही समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है ना, तो इस तरह से देखो हम इसी प्रकार से आपके 2 या 3 या 4
पॉइंट के माध्यम से जितने भी हमारे यूजेज हैं सबको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद फिर हम आपको सिखाएंगे कि स्टोरी किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखोगे और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।